नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ की। दरअसल बाजार की हलचल के बीच सुरक्षित निवेश का मौका एक बार फिर से आपको मिल रहा है। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का तीसरा चरण 3 दिसंबर को खुल गया। भारत बॉन्ड ईटीएफ वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे DIPM कहते हैं, उसकी एक पहल है। जानकारों की माने तो ये आम निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश का एक अच्छा विकल्प है, जिसमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आपको। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 3 दिसंबर को खुलकर 9 दिसंबर को बंद होगा। ये ETF 15 अप्रैल 2032 को मैच्योर होगी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इसमें निवेश करने का क्या कुछ है तरीका, सुरक्षित निवेश के लिहाज से ये फंड कितने महत्वपूर्ण हैं, और इन तमाम मसलों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं धनंजय बंथिया जी, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, जो कि इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ गए। धनंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत सर आपसे सबसे पहले यही बेसिक सवाल से कि ये जो ETF फंड्स होते हैं वो होते क्या हैं, ये बाकी फंड से किन मायनों में अलग होते हैं? धनंजय जी। जब मैं ETF की बात करता हूँ, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल फंड की तरह होता है, लेकिन ये एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में ट्रेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कंपनी के शेयर खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके, उसी तरीके से इस फंड को हम स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद सकते हैं। इसे हम कहते हैं ETF। जब हम बात कर रहे हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग ये बॉन्ड ETF आया है, इसके एज ए निवेशक हमारे पास 2 विकल्प है। अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट है, क्योंकि अगर आपको एक्सचेंज के माध्यम से अगर ये बॉन्ड को खरीदना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप इससे बाई नहीं कर सकते अगर आपको एक्सचेंज के माध्यम से खरीदना है। इसका दूसरा विकल्प है जिसे हम कहते हैं ETF FOF, जिसे हम कहते हैं फंड ऑफ फंड, जहां पर कि आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपना नॉर्मल KYC कंप्लीट कर देते हैं, नो योर कस्टमर, जहां पर कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बैंक की डिटेल्स और एक फोटो और सिग्नेचर करके शेयर करते हैं, तो आप ऑफलाइन माध्यम से, जहां पर कि डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, उस माध्यम से भी इस पर्टिकुलर बॉन्ड में आप अपने पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ETF अगर आपको एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदना है तो डीमैट अकाउंट आपके लिए कंपलसरी है, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। आप जो है नॉर्मल अपना KYC करवा के भी इस फंड को आप जो है FOF के माध्यम से बाय कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी है कि ये जो ETF फंड्स हैं वो धनंजय कितने तरह के होते हैं? ये जैसे अगर अलग अलग स्कीम वाइज होते हैं, जैसे कुछ फंड्स होते हैं जो बॉन्ड ड्रिवन होते हैं, कुछ होते हैं जो इंडेक्स वाले ETF होते हैं, कुछ अलग थीम के ETF होते हैं। तो अलग अलग थीम के हिसाब से ETF डिजाइन होता है। अगर हम स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर ETF की बात करें तो ये इसका थीम बॉन्ड है, जहां पर कि निवेश होता है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज पे, डिबेंचर्स पे, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है या फिर गवर्नमेंट PSUs बैंक बॉन्ड्स है, उस पे निवेश होता है। तो अगर मैं एज ए निवेशक बात करूं तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। कोई अगर निवेशक कहते हैं कि सर मुझे जो निफ्टी इंडेक्स होता है उसके कोई ETF चाहिए, तो उसके भी ETF अवेलेबल है। तो एज अ इन्वेस्टर आपकी क्या प्रेफरेंस है, क्योंकि हर ETF के अलग मार्केट मूवमेंट होगा उनका। अगर मैं बात करूं जो इक्विटी बेस है तो उसमें स्टॉक मार्केट की जिस तरीके से उतार चढ़ाव होती है उस हिसाब से उसका उतार चढ़ाव होता है। जब मैं कहता हूं बॉन्ड मार्केट की, तो बॉन्ड मार्केट में उतार चढ़ाव आपको ऑलमोस्ट कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में होता है, PSUs बॉन्ड में होते हैं। तो जहां पर अगर कोई एक ऐसे निवेशक हैं जो ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि सर मुझे सेफ्टी ऑफ कैपिटल मेरी प्रायोरिटी है, उसके साथ में मुझे एक इनफ्लो, अगर थोड़ा सा इनकम या मेरा पैसा एप्रिशिएट हो, मेरे को डाउनसाइड रिस्क नहीं देखना है, उनके लिए बॉन्ड वाला ऑप्शन काफी बेहतर विकल्प होता है। इसमें अगर जैसे कि मैं ये कहता हूँ बार बार कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सुदूर गांव देहात के लोग भी देखते हैं, तो लेकिन सर उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए वो कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं? अगर वो निवेश करना चाहते हैं ETF में, तो क्या कुछ तरीका, क्या कुछ प्रोसेस है ताकि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकें? आज के डेट में इतना आसान हो गया है सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करना।
ये मैटर नहीं करता है कि आप इंडिया के कौन से कॉर्नर में हो। आज की डेट में अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर कोई कहते हैं कि सर हमें कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर हमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। आप अपने अगर आसपास कोई एजेंट है, कोई एडवाइजर है जो इन इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर जो बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एडवाइजर के थ्रू, जहाँ पर अगर आपको टेक्नोलॉजी की ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन ऑपरेट करना और टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट्स, बहुत जो वेबसाइट्स ऑफर करते हैं ये फंड जो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो आप अपना ऑनलाइन ई-केवाईसी करवा सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन डीमैट खाता खुलवा सकते हैं। तो आज के डेट में जो आज से 5-10 साल पहले लोगों को परेशानी होती थी कि किस तरीके से अपना खाता खुलाएं, किस तरीके से निवेश करें, आज के डेट में सिस्टम बहुत सिंपल हो गया है। डिजिटलाइजेशन ने ये जो चीज है छोटे छोटे कॉर्नर ऑफ इंडिया को भी रीच आउट कर दिया है। तो बिल्कुल। मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या अगर आपके पास कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का ज्यादा आइडिया नहीं है या फिर आपको इतना सारा उसका नॉलेज नहीं है, तो प्लीज आप कहीं आसपास जो आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, उनसे बात कीजिए। वो आपको इसमें मदद करेंगे, शायद वो आपके खाता खुलवा दें इसमें आपका केवाईसी कंप्लीट करके। और केवाईसी में आपका बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, एक फोटो और चेक से आप अपना केवाईसी कंप्लीट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है, आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस बॉन्ड में निवेश करना है, तो आप टाइप कीजिए जो अपना ये बॉन्ड अभी आया है उसके बारे में गूगल में टाइप कीजिए, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा किस तरीके से आप ऑनलाइन के माध्यम से भी पैसा लगा सकते हैं। तो ये ओके सर। दोनों विकल्प है, आपको जिस तरीके से कंफर्ट है उस हिसाब से अपना निवेश चालू कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए। हमारे साथ एसके जिंदल सर हैं जो कि चेयरमैन हैं इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट एसोचैम। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदल सर, आप तो इस प्रोग्राम से जुड़ते रहे हैं लगातार। सर मैं आज इस प्रोग्राम को लेकर आया हूँ कि ईटीएफ जो भारत बॉन्ड की तरफ से आया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको लेके, और हमारे दर्शक काफ़ी कुछ इसके बारे में जानना और समझना चाह रहे हैं। उनके लिए एक बार फिर से सर अगर आप समझा सकें कि ये जो ईटीएफ फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, और बहुत से लोगों के ये भी सवाल है कि क्या ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं या उनसे थोड़े अलग होते हैं? ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। और ईटीएफ फंड जो हैं, कुछ चीज़ें अदरवाइज मुमकिन नहीं होती कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन फंड ऑफ फंड के साथ मिलकर के आप वो कर सकते हैं। और इसकी जो सुविधा होती है, आप चाहें तो 1000 रुपये इन्वेस्ट करें और आप उसमें प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें जो कि पहले सिर्फ करोड़ों में ही होता था। बॉन्ड मार्केट जो हिंदुस्तान में अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है, उसकी वजह थी कि इस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे। अब ये अवेलेबल हैं। अब इस तरह से इसका स्वरूप बनाया गया है कि आम आदमी भी इसमें जुड़ सकता है और इस मार्केट का साइज इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है। ऑलरेडी जो इस मार्केट का साइज 50,000 करोड़ रुपया इस बात में हो गया कि नॉर्मल इन्वेस्टर कॉमन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर पा रहा है। और पहले भी जिस तरह का रिस्पांस लोगों ने इसमें दिया था, अगर वो ऑफ़र था तो ऑफ़र से 3 गुना ज़्यादा उन्होंने अप्लाई किया था। इसी तरह से ये इस बारी जो नया ऑफ़र आपने जिसका जिक्र किया है, ये 1000 करोड़ का ऑफ़र है, लेकिन उसमें 4000 करोड़ का उन्होंने बंदोबस्त रखा है कि अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे वो 4000 करोड़ ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5000 करोड़। और उसके बाद भी ऑप्शन रखा है कि और चाहेंगे तो और भी उसको बढ़ा सकते हैं वो। इसमें इसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ पर होने वाली है मैं बता दूँ। आम आदमी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये, बहुत सेफ मैं इसको मानता हूँ। लेकिन साथ में ये भी है कि सारी चीज़ें एक जगह पर हमें नहीं लगाना चाहिए, तो इससे हमें ऑप्शन मिल जाती है, एक और जगह मिल जाती है बॉन्ड मार्केट में जाने के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि इक्विटी अच्छा चल रहा है तो सारा कुछ इक्विटी में लगा दिया जाए, या गोल्ड अच्छा चल रहा है तो सब कुछ गोल्ड में लगाया जाए। तो कम से कम 20% हमारा, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो 20% मैं समझता हूँ कि अगर इसमें लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी? जो बढ़िया वाले AAA सॉवरेन जी और PSUs हैं अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे NTPC है, नाबार्ड है, NPC है, IRFC है, इंडियन रेलवे का पावर ग्रिड है, PFC, जो ये नवरत्न है, वो इसके बॉन्ड खरीदने में ये पैसा लगेगा। और वो ऑलरेडी PSUs हैं तो वो एक तरह से गवर्नमेंट से गारंटीड हैं। तो कहने का मतलब सर कि ये काफ़ी सुरक्षित है, इसमें निवेश करना सुरक्षित होगा? काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%। इसमें भी कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए मान लो,
तो इसमें नीचे कुछ थोड़ा सा आपको M2M आ सकता है। इन द M2M इस सेंस में आएगा कि इसका रेट कम हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो, या इसमें भी अगर कोई अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन बॉन्ड का हुआ, जो कि रेटिंग एजेंसीज करती हैं, रेटिंग चेंज कर दी तो उसका रेट बदल जाता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। अगर अपग्रेड होता है तो रेट बढ़ जाता है, और डिग्रेड होता है तो रेट घट जाता है। लेकिन इतने सारे बढ़िया वाले इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर होंगे, कोई विशेष उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मेच्योरिटी तक रखा, जो कि इस केस में अप्रैल 2032 है, तो आपको पूरे पैसे बकायदा उस इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे। अगर बीच में रेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आखिर में आपको पूरे पैसे मिलने वाले। सर, हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, रितेश कुमार जी हैं, जो कि इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रितेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। जी पूछिए सवाल। सर, ये ETF हम कैसे खरीदेंगे एक्सचेंज से, और ये 10 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा क्या? मतलब तुम खरीद बेच भी सकते हैं या सिर्फ 10 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा वो जो खरीदेंगे? धनंजय जी, इसका अगर आप जवाब देना चाहें। जी सर, अगर आप ये ETF खरीदना चाहें तो आप अपना पहले, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपना डीमैट अकाउंट आप खुलवा लीजिए। उसके आज के डेट में सर ऑनलाइन मतलब इंस्टेंटली 24 घंटे में आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद में जो है, अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हैं तो इसमें लॉक इन नहीं होता है। अब ये एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में ट्रेडेबल होते हैं। तो जो 2032 है, ये बॉन्ड की जो है ओवरऑल मैच्योरिटी पीरियड है। लेकिन अगर आज एज निवेशक आपने पैसा लगाया है, सपोज आज आपने 2 लाख रुपए निवेश किए हैं और 6 महीने के बाद में आपको अर्जेंट कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप इसे रिडीम भी कर सकते हैं। जैसे कि सर ने राइटली बोला कि जो आप रिडीम करेंगे वो डिपेंड करेगा किस प्राइस में हो रहा है, डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट उस समय क्या है। अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा बदलाव आया, सपोज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अभी समझो इंटरेस्ट रेट हमारा, इसका अगर हम YTM देखेंगे तो 6.87% है। अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ता है, अगर सपोज इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाइक होता है, तो वहां पर क्या होगा कि बॉन्ड की प्राइस थोड़ा सा आपको नीचे दिखेगी। और वहीं पर अगर इंटरेस्ट रेट कम जाता है, इकोनॉमी में हमारे इंटरेस्ट रेट कमते हैं, तो ये बॉन्ड का प्राइस आपको थोड़ा सा अधिक भी दिख सकता है। तो आपको ये हल्का सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट स्टेबल नहीं होते, इकोनॉमी के हिसाब से वो चेंज होते हैं। लेकिन इसमें ये कंपल्सन नहीं है कि आपको 2032 तक इंतजार करना है। अगर आपको 6 महीने के बाद भी अगर पैसे की जरूरत है या 6 दिन के बाद भी जरूरत है, तो आप उस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको सेल करके पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे जिंदर सर, एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिस तरह से हम इस फंड की बात कर रहे हैं, ETF की, ये एक्सचेंज में कैसे काम करता है, किस तरह से ये काम करता है, और किस तरह से इसमें, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जैसे दूध के दाम बढ़ जाने से पनीर के दाम भी बढ़ जाते हैं, क्या ये फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है क्या? जी, मैं आपको बताऊं कि एक्सचेंज तो एक प्लेटफॉर्म है इसको खरीदने और बेचने का। एक्सचेंज उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। फंड तो फंड हाउस ने बनाया, इडलवाइस ने सरकार के साथ मिलकर के। उसमें भी 2 ऑप्शन है, एक ETF है और एक फंड ऑफ फंड है। तो ETF है जो मेन है, और मैं चाहूँगा कि वो, मैं उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ कि आप उसमें इन्वेस्ट करें बजाय कि आप फंड ऑफ फंड में जाएं उसके। तो ये जो ETF है वो सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जो किया गया है, और उसमें ये होगा कि 6.82% का उन्होंने उसके अंदर YTM बताया है, यील्ड टू मैच्योरिटी, कि अगर 2032 के अप्रैल में आप ये पैसे लोगे तो इतने पैसे जुड़ करके आपको मिल जाएगा, इस तरह से। लेकिन बीच में अगर आप करते हैं तो रोज इसका रेट 1 पैसा 2 पैसा नीचे नीचे कुछ होगा, और नीचे ऊपर, लेकिन मैं उसको बड़ा फर्क नहीं मानता। मैं फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करना चाहता हूं इसको जी, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की क्वालिटीज़ भी, फिक्स डिपॉजिट में भी वो क्वालिटीज़ नहीं जो इसके अंदर हैं। फिक्स डिपॉजिट अगर आपने समय से पहले इनकैश किया तो अगर साल का वो आपको 4.9% दे रहे हैं तो पता लगेगा आपके हाथ में 3.5 या 4% आ जाएगा। 1%, 1.5% को कुछ और काट लेंगे कि आपने प्री मैच्योर किया है। लेकिन ये, इसकी लिक्विडिटी ऐसी है कि आप एक्सचेंज के ऊपर जाएं, 1 मिनट में आप इसको बेच पाएंगे। संभावना यही रहेगी क्योंकि इतना बड़ा बॉन्ड का साइज़ है, लिक्विडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, और किसी को नहीं पता कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आपको आपके पैसे की पूरा रेट मिलेगा आपको,
और बड़ा ही कन्वीनियंट इलेक्ट्रॉनिक तरीका है खरीदने और बेचने का। तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करिए और अपना खरीद बेच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ये मैं इसे मॉडर्न प्रोडक्ट मानूंगा। ये फिक्स डिपॉजिट जो वगैरह जो चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं और इनमें रिटर्न आपकी कम से कम 2% का फ़र्क आपको लगेगा, 3% का अगर फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करने जाएं, क्योंकि वैसे वो 4.90 देंगे, ये 6.82 दे रहे हैं। 2% तो यहीं पर हो गया। साथ में अगर आपने प्री मेच्योर मांग लिया फिक्स डिपॉजिट में तो फिर आपको 1% और भी छोड़ना पड़ेगा और रेट भी आपको कम मिलेगा। तो इसलिए हमें इस तरफ आना चाहिए, बॉन्ड मार्केट की तरफ। फिक्स डिपॉजिट जो है बहुत ही प्रिमिटिव चीज़ मैं मानता हूँ इसके सामने, और ये बहुत सिक्योर्ड है और इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। और आज अगर हम शुरू कर देंगे, एक बार ही शुरू करने भर की देर है, उसके बाद हमें समझ आ ही जाएगी। बिल्कुल, पहला एक डील करेंगे तो हमें समझ आ ही जाएगी, फिर हम आने वाली नस्लों को भी अपनी सिखा सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के चक्कर में मत रहना, तुम ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के चक्कर इधर आओ और 2% ज़्यादा बनाओ। ये आज के दिन बड़े हाउसेस, आज रिलायंस भी इसी तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिनमें आप करेंगे, एक कॉमन इन्वेस्टर करेगा। ये कितनी बड़ी बात है देश के अंदर कि रिलायंस जैसी कंपनी भी वही इन्वेस्ट करे जहां के कॉमन इन्वेस्टर कर रहा है। दरिया दूसरा है और चार्जेस भी बहुत रीजनेबल हैं। अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 रुपए के चार्जेस हैं इसके। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हमें अपने आप को इस तरफ ढाल लेना चाहिए। सर, हमारे साथ एक दूसरे कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र जी, जो कि इस वक्त पंजाब के जालंधर से फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछिए। जी सर मेरे कहने का मतलब ये, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं पूछना चाहता हूँ, ये टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, मनी मंत्र क्या है सर? नहीं, अपना सवाल आपका भारत बॉन्ड ETF पे है तो वो आप पूछ सकते हैं सवाल। हमारा जो प्रोग्राम है वो आपके फाइनेंशियल समझदारी के लिए है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझें और कहाँ निवेश करना चाहते हैं, इसको लेकर हमारा ये प्रोग्राम है। आपको अगर इससे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि उनके पास ये सवाल नहीं है, वो जानना चाह रहे थे इस प्रोग्राम के बारे में। लेकिन धनंजय जी, बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब हम पैसे लगाते हैं, बॉन्ड को लेते हैं, तो इसमें कीमतों का जो प्राइसेस हैं उनका क्या रियल टाइम में पता लगता है या फिर लेट से पता चलता है? कैसे पता चलता है कीमतों का? क्योंकि ये ETF है तो ETF में क्या होता है, जो भी प्राइस होता है ना वो रियल टाइम रिफ्लेक्ट होता है। जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का प्राइस रियल टाइम होता है जब मार्केट हाउस में, वैसे ही ETF का जो प्राइस है ना वो रियल टाइम रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर आप फंड ऑफ फंड के थ्रू जाते हैं तो उसकी जो NAV है, NAV जिसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड में हम फंड ऑफ फंड जो है कि म्यूचुअल फंड का एक विकल्प है या एक म्यूचुअल फंड का एक पैटर्न है। वहां पर जो है आपको जो है आपका जो NAV है वो आफ्टर मार्केट आवर्स, जो ट्रेडिंग आवर खत्म होने के बाद वो डिक्लेयर मिलता है। तो अगर आपने ETF के माध्यम से लिया है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से तो रियल टाइम आपको रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने फंड ऑफ फंड के थ्रू लिया है तो आपको जो है एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन आपको वो NAV इवनिंग में डिक्लेयर होगा। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस बॉन्ड का एक एडवांटेज है जिसे हम कहते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। जब मैं इंडेक्सेशन की बात करता हूँ, इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, ये स्पेशली एप्लीकेबल होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में या डेब्ट ETFs में, जहां पर कि अगर आप 3 साल से ऊपर कोई भी निवेश को होल्ड करते हैं तो जो 3 साल का इन्फ्लेशन है उसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं, CII कहते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने 100 रुपए निवेश किया है और 3 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 120 रुपए, एक रफ फिगर लेते हैं 120 रुपए, तो मुझे मुनाफा कितना हो रहा है? मुझे मुनाफा हो रहा है 20 रुपए का। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, हमारी इकोनॉमी में हर साल महंगाई बढ़ रही है और महंगाई का रेट हम अगर लेके चले 4 से 5% के हिसाब से, एक एग्जांपल के लिए, तो 3 साल में अगर मैं ऐड करूं, उसका एक पॉइंट होता है, एक बेस होता है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। जस्ट फॉर आवर व्यूअर क्लैरिटी मैं आपको ये आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगर महंगाई 3 साल की 15 है और मुझे पैसा मिला 20 रुपए, तो एक्चुअली मेरा नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर महंगाई को एडजस्ट करने के बाद कितना होगा? 20 रुपए माइनस 15 रुपए महंगाई। तो मुझे जो टैक्स लाइबिलिटी आती है वो सिर्फ 5 रुपए पे आती है, जिस 5 रुपए पे मुझे स्टिल 20% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वहीं पर जैसे सर ने राइटली बोला कि अगर मैं
फिक्स डिपॉजिट करूं जी। तो वहां पर जो भी मुझे इनकम होता है मुझे अपने टोटल इनकम में ऐड करना पड़ता है, और अगर मैं 30% स्लैब में हूं तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। जी, तो किसी को अगर 20 रुपए का एफडी इनकम हुआ है तो 20 रुपए का 30% हो जाता है 6 रुपए प्लस उसके ऊपर सरचार्ज। यहाँ पर अगर किसी को 20 रुपए का इनकम हुआ है 3 साल बाद, इसमें क्लॉज है 3 साल का मिनिमम, बिल्कुल। 3 साल बाद हुआ है तो इनको टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है 20 रुपए। 20 रुपए से समझो 15 रुपए हमने माइनस कर दिए तो बचा कितना 5 रुपए। 5 रुपए को 20% मतलब टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 1 रुपए की आती है। तो यहाँ पर ये टैक्स एफिशिएंट भी इन्वेस्टर के लिए होता बिल्कुल है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। जिंदर सर, आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा कि जो नए निवेशक हैं वो इसमें निवेश करने से पहले किन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें? वो एक छोटी शुरुआत वो इसमें करें, अपने आप को इसके अंदर समझे ढालें छोटी शुरुआत से। मैं खुद भी इसमें निवेश करता हूँ और मैं रिलायंस को भी देखता हूँ इसमें निवेश करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपना इकोनॉमी सिस्टम है देश का कि आपको वो सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। और मनी मंत्र का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप कॉमन आदमी तक नए से नए प्रोडक्ट पहुँचाते हैं, समय पे पहुँचाते हैं और उनको सरल भाषा में धन्यवाद सर, पहुँचाते हैं। धन्यवाद। अभी धनंजय जी ने जो एग्जाम्पल दिया, ये टैक्स का 5 रुपए का फर्क इसमें पड़ जाएगा, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हो सकता है आपको 6 रुपए देने पड़ रहे हो और अभी 1 ही रुपया देना पड़े इस रूट के थ्रू, क्योंकि आपने 3 साल से ज़्यादा के लिए कैपिटल गेन का रूट लिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताते हैं तो फिर इनके पास विकल्प हो जाते हैं। जी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू में करें, अपने आप को उसके साथ कंफर्टेबल करें, जी फिर उसके आपको सब चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं कि क्या खर्चा लग रहा है और क्या ऊपर नीचे हो सकता जी। है, उसे महसूस करें जी सर। और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाएं। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में लाने चाहिए। ओके सर, ओके जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिंदर सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धनंजय जी आपका भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो आज के मनी मंत्रा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।